दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो दोस्तों, हम लोग यह मॉक टेस्ट हिंदी का हम लोग कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट हमारा 18 है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिस आप लोग को इससे बहुत बेनिफिट मिलेगी ज़रूर। इसमें यह प्रश्न एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस सभी के लिए है। तो यह मॉक टेस्ट आप लोग सभी लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और जो लोग प्लीज़ आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, आज का पहला प्रश्न करते हैं हम लोग। हिंदी शब्दकोश में स के बाद कौन सा व्यंजन आता है? स के बाद कौन सा व्यंजन आता है? स्र आता है, च आता है, ख आता है, छ आता है। तो हिंदी शब्दकोश में स के बाद कौन सा व्यंजन आता है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार स के बाद हमारा स्र आता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। हिंदी शब्दकोश में स ये वाला होता है, फिर मूर्धन्य स होता है, हमारा मूर्धन्य स होता है, ये बड़ा वाला स होता है, और ये वाला स होता है, मूर्धन्य स होता है। तो ये शब्दकोश के अनुसार हमारा स्र जो इससे आता है, इसके बाद बड़ा वाला स के बाद क्या होता है, इसके स दंती स है, इसे स्र के बाद आता है हमारा, ठीक ना। स के बाद स्र आता है। तो आप लोग इसको याद रखिए, ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द को, वर्ण को, अर्थ को, मात्रा को। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए, भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई माना जाता है तो शब्द को माना जाता है, ठीक ना। शब्द को माना जाता है। तो यह भाषा जब शब्द ही नहीं बनेगा तो भाषा कैसी बोली जाएगी? तो शब्द का सबसे लघुत्तम इकाई है। यह ऑप्शन हमारा ए सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप किसकी रचना है? बृंद की, भूषण की, शेख नबी की, रहीम की। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है, यह आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ज्ञानदीप, यह देखिए सभी एग्जामों के लिए है, ठीक ना। और बहुत अच्छे से प्रश्न हम लेके आए हैं। तो चलिए बताइए, इसमें ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें शेख नबी की यह ज्ञानदीप रचना है। आप लोग इसको याद रखिए, ज्ञानदीप, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, रामचंद्रिका की रचना किसने की? रामचंद्रिका की रचना किसने की? सुंदर ने, सेनापति ने, मोहनलाल मिश्र ने, केशव ने। रामचंद्रिका की रचना किसने की, आपको बताना है। तो रामचंद्रिका की रचना किसने की, यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? रामचंद्रिका की रचना किसने की है, यह ऑप्शन कौन सा इसमें हमारा सही होगा? तो देखिए, रामचंद्रिका की रचना जो जिसने की है वह केशव ने की है, ठीक ना। कौन किया है? तो केशव ने किया है। आप लोग इसको याद रखिए, रामचंद्रिका की रचना केशव ने किया है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी पूछ रहा है, कौन सी है? गुंडा है, सालवती है, ग्राम है, मछुआ है। तो जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है, यह आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की सबसे पहली कहानी जो प्रकाशित हुई थी, वह सबसे पहली कहानी है, तो वह हमारा ग्राम है, ठीक ना। ग्राम, आप लोग इसको याद रखिए, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा सारी रात भर। तो इसमें सही शुद्ध हमें विकल्प चुनना है। इसमें से हमें शुद्ध विकल्प चुनना है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, आप लोग इसको बताइए।
तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, वह सारी रात पढ़ता रहा। ठीक ना, यह शुद्ध वाक्य है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक ना, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह और विस्मरण चिन्ह। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, इसमें जो इकहरा चिन्ह होता है यह हमारा ऑप्शन सही होगा। इकहरा चिन्ह ये वाला होता है, ठीक ना, ठीक, ये वाला। अगर इसको दोहरा चिन्ह कहा जाता है तो दोनों तरफ से हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब विवरण चिन्ह जो होता है इस तरह बना के इस तरह जो रहता है, ठीक ना, यह विवरण चिन्ह होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है कमर टूटना। जो मुहावरा है कमर टूटना, निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना। तो कमर टूटना का हमारा अर्थ बताना है आपको, कौन सा अर्थ सही होगा? तो कमर टूटना का अर्थ कौन सा सही है हमारा? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, कमर टूटना का मतलब निराश होना, ठीक ना, निराश होना। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा, निराश होना। ऑप्शन ये हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। तो सही लोकोक्ति आपको बताना है। अच्छा व्यक्ति, मूर्ख धनी, सोच समझकर करना, कठोर व्यक्ति। तो आँख का अंधा, गांठ का पूरा, इसमें से कौन सा अर्थ हमारा सही होगा? आँख का अंधा, गांठ का पूरा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा, आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनी, ठीक ना। जो लोकोक्ति होती है मूर्ख धनी, यह लोकोक्ति है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा मूर्ख धनी। आँख का अंधा, गांठ का पूरा, मूर्ख धनी, ठीक ना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11। च, छ, ज, झ, य का उच्चारण होता है ओष्ठ से, दंत से, तालु से, मूर्धा से। तो च, छ, ज, झ, य का उच्चारण किससे होता है आपको बताना है। तो च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु से, ठीक ना, तालु से होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। आप लोग इसको याद रखिएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताइए। तो स्वर संधि हमारी होती है 5 प्रकार की, ठीक ना, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा 5 सही होगा, ठीक। चलिए आगे 5 ऑप्शन हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पूछ रहा है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पक्ष, कौन सा? पक्ष, वायु, साई, राजा। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से हमारा जो तत्सम नहीं है वह हमारा ऑप्शन सही होगा साई। यह हमारा तद्भव शब्द है, तद्भव, यह तद्भव है।
तद्भव शब्द है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यहाँ तद्भव पूछ रहा है। पंख, अक्षर, कार्य, आज्ञा। यहाँ पे हमारा तद्भव पूछ रहा है, आपको बताना है। तो कौन सा अक्षर हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? जिसमें से जो हमारा तद्भव शब्द है, यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा, इसमें अक्षर हमारा तत्सम शब्द है, कार्य भी हमारा तत्सम है, आज्ञा ये भी हमारा तत्सम है। तो तद्भव हमारा ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, और यह सब नहीं सही है। तो इसमें हमारा तद्भव बताना था, तो पंख हमारा तद्भव है। ठीक। मृगनयन में एक समास है, मृगनयन में समास है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो मृगनयन में कौन सा समास है, आपको बताना है कौन सा समास है। मृगनयन में कौन सा समास है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। तो मृगनयन में जो हमारा समास है वह कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास है मृगनयन में। ऑप्शन हमारा बी इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? केशव, चक्रपाणी, दामोदर, मुक्त पुरुष। तो आपको बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है विष्णु का। तो विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, विष्णु का हमारा जो होता है केशव भी, ये हमारा विष्णु का पर्यायवाची है। चक्रपाणी मतलब चक्र को धारण करने वाले विष्णु भगवान। दामोदर ये भी हमारा विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। जो नहीं है हमारा मुक्त पुरुष। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन डी सही है, जो सही है वो गलत है, ठीक है। इसमें हमारा मुक्त पुरुष जो है गलत है, सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का अर्थ बताइए। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का अर्थ बताइए। अज्ञान ज्ञानी, ज्ञानी पढ़ना, जानकार ना जानकार, अगम्य गम्य। अभिज्ञ अनभिज्ञ का सही अर्थ आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्द का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग ऑप्शन जो मारेंगे बहुत गलत मारेंगे, हम जान रहे हैं इस ऑप्शन इस प्रश्न में। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, जानकार। अभिज्ञ मतलब जानना, अनभिज्ञ मतलब ना जानकार, ठीक ना। ऑप्शन जो हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 2, 4, 6, 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। आपको बताना है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो आप लोग बताइए। तो वाक्य के आधार पर हमारे वाक्य के आधार पर भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर जो होते हैं 8 होते हैं, ठीक ना। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। कौन सा शब्द पुल्लिंग है यह आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें मंत्रणा, सभा, मंडली। तो पुल्लिंग शब्द हमारा जो इसमें सही होगा न्याय, ठीक ना। जो न्याय है यह हमारा पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ बताइए। नदी का नाम, मूषक, ट्रेन का नाम, सरोवर। पुष्कर का अर्थ बताना है। पुष्कर का अर्थ बताना, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? पुष्कर का अर्थ क्या होगा? तो पुष्कर का अर्थ होगा हमारा सरोवर। क्या होगा? सरोवर। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम पतला, सूख, गड्ढा, ढीठ। तो गाढ़ा शब्द का विलोम आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? गाढ़ा शब्द का विलोम कौन सा होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा?
गाढ़ा शब्द का विलोम कौन सा सही होगा? तो गाढ़ा शब्द का विलोम हमारा जो होगा पतला, ठीक ना, पतला होगा। ऑप्शन हमारा इसमें ए सही होगा, ठीक ना, पतला। गाढ़ा शब्द का विलोम पतला होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 रिपीट हो गया, 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर सिर्फ रिपीट हुआ, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? नासिरा शर्मा की, चित्रा मुदग्गल की, ममता कालिया की, मृदुला गर्ग की। मिलजुल मन किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो मिलजुल मन किसकी रचना है? कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? मिलजुल मन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना, इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। मिलजुल मन, तो यह किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की रचना है, मृदुला गर्ग की रचना है मिलजुल मन। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? उपमा अलंकार का कौन सा पीपर पात है, कौन सा अंग है? वाचक है, उपमेय है, साधारण धर्म है, उपमान है। तो पीपर पात क्या है? उपमा अलंकार का आपको बताना है। इसमें पीपर पात हमारा जो इसमें उसका अंग है उपमा अलंकार का, तो यह यहाँ पे उपमा है, ठीक ना। पीपर पात क्या है? उपमा है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। यह जो किंचित लिखा है यह तत्सम शब्द है और इसका आपको तद्भव बताना है। कुछ होगा, थोड़ा होगा, लेकिन होगा, परंतु होगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? किंचित शब्द का तद्भव शब्द आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किंचित जो शब्द है यह तत्सम है और इसका तद्भव हमारा क्या होगा? कुछ। कुछ ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त। झूठा सच के लेखक कौन है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक हैं जो हमारे यशपाल जी, ठीक ना, यशपाल जी हैं झूठा सच के यह लेखक हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, झूठा सच यशपाल जी की रचना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो हमारा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन रूपक अलंकार होगा, ठीक ना, रूपक अलंकार होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उप का अर्थ क्या है? तौलना, ऊपर, बादल, समीप। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? उपमा अलंकार में जो उप लगा है यह कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो उप का अर्थ होता है हमारा समीप, ठीक ना, क्या होता है? समीप। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा, उप का अर्थ होता है समीप। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यह आज का इतना ही क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।